नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। 1 घंटे तक चली चर्चा। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजहों की दी जानकारी। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की बैठक। उपचुनाव के प्रभारी मंत्रियों को क्षेत्र में 2 रात बिताने के निर्देश। बैठक में ईमानदार और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है। लखनऊ वाली सरकार कमजोर हुई। बीजेपी के फैसले जल्दबाजी वाले होते हैं। हमारे विरोध की वजह से डिजिटल हाजिरी रुकी। इस महीने के आखिर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। बैठक में सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जो हमारे साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। राष्ट्रवादी मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता। आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य ने भी शुभेंदु के बयान को एक्स पर पोस्ट किया। शुभेंदु अधिकारी के बयान को टीएमसी ने असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी बताया। बीजेपी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, मुसलमानों की बढ़ती आबादी हमारे लिए बड़ा मुद्दा। असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंची। डेमोग्राफी में बदलाव मेरे लिए जीवन और मौत का मुद्दा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सीबीआई के पास गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं। कहा, रिमांड, गिरफ्तारी, पूछताछ सब कुछ पहले ही तय। कांग्रेस पर शरद पवार का बड़ा बयान, एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की गलती से हारे। कांग्रेस मेरी रणनीति के हिसाब से नहीं चली। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले अजय सिंह नरूका और विजेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। गम में डूबा परिवार। आतंकी हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा बैठक होगी। बॉर्डर के पहाड़ी और नदी वाले इलाकों में स्पेशल फोर्स की हो सकती है तैनाती। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मोहर्रम का निकला जुलूस। पिछले जुलूस में लगे विवादित नारे को देखते हुए भारी सुरक्षा के बीच निकाला गया ये जुलूस। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की होगी नियुक्ति। विधेयक को मंजूरी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का लाडला भाई योजना लाने का ऐलान। 12वीं पास युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 तो ग्रेजुएट युवाओं को मिलेंगे 10,000। बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पिता के साथ 15 और 17 साल की 2 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या। घायल मां अस्पताल में। 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग का मामला। मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हत्या से पहले दरभंगा वाले घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुए कई लोग। इसी में कुछ लोगों पर घर में घुसकर हत्या करने का आरोप। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर नया खुलासा। पूजा ने फर्जी एड्रेस देकर अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया था। पूजा खेड़कर परिवार ने पुणे में अपने बंगले के बाहर का अतिक्रमण खुद ही हटाया। अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। मुंबई से सटे डोंबिवली में एक महिला की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। नवी मुंबई में मशहूर कवि नारायण सुर्वे के घर में चोरी। चोरी के बाद पछतावा होने पर चोर ने दीवार पर लिखा माफीनामा। चुराई हुई एलईडी टीवी भी लौटाई। हरियाणा के पंचकुला में पलटी स्कूल की मिनी वैन। 4 बच्चे घायल। वैन 8 बच्चे सवार थे वैन में। यूपी के हरदोई में रील बनाना पड़ सकता था भारी। सैलाब के बीच पोल के सहारे कटान पार करता दिखा युवक। कर्नाटक में अंकोला के पास उत्तर कन्नड़ पहाड़ी में लैंडस्लाइड। एनएच पर आया मलबा। 6 लोगों की मौत। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार एक बार फिर कल खोला जाएगा। कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। रविवार को 46 साल बाद रत्न भंडार को बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाने के लिए खोला गया था।
देश में चांदीपुर नाम के नए वायरस की दहशत। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में वायरस की चपेट में आने से 12 बच्चों की मौत। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ भूपेंद्र चौधरी की ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जानकारी दी। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय। अमोद, भूपेंद्र चौधरी की कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, कल केशव प्रसाद मौर्य की भी मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा से, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों में समीक्षा तो की ही जा रही है, यानी बताया जा रहा है कि क्या वजहें रही, किस वजह से हार हुई, लेकिन इसके आगे भी क्या कोई एक्शन लेने की भी तैयारी है, या इन समीक्षा बैठकों के बाद कोई आगे की और रणनीति जिस पर चर्चा की गई हो और उस तरफ आगे बढ़ रहे हो? देखिए सुमेरा, मैं अगर बताऊं कि ये जो अभी बैठक चली है, अभी जो मीटिंग चल रही है, ये एक तरह से आप समझिए कि बीमारी को डायग्नोस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बीमारी है क्या। दरअसल कल जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, वो चाहे केशव मौर्य की मुलाकात हुई हो या भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई हो, तो उन्होंने राज्य में जो खराब प्रदर्शन है उसके कारण बताए और उस कारणों में जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं उसको लेकर आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। और प्रधानमंत्री से मुलाकात में ये बताया जा रहा है कि उन्हीं कारणों को आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री को बताया है कि खराब प्रदर्शन की वजह क्या क्या रहे हैं। तो जब एक बार सारे नेताओं से उनकी मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद उसमें जो कारण बता रहे हैं, बाकी अन्य नेताओं से भी यहाँ के शीर्षस्थ नेता मिलेंगे, ये जानकारी दी जा रही है। भूपेंद्र चौधरी की अभी मुलाकात संभव है कि आज गृह मंत्री से भी देर शाम तक हो, तो ये सारे नेताओं से जब एक बार मिल लेंगे उसके बाद उन कारणों पर सारे वहाँ के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनसे चर्चा की जाएगी और उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और सदा से महत्वपूर्ण राज्य है। और वहाँ पे खराब प्रदर्शन का अर्थ है कि दिल्ली का कमज़ोर होना, उत्तर प्रदेश तो कमज़ोर होगा ही, दिल्ली का कमज़ोर होना बीजेपी ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर इसको छोड़ेगी नहीं और इसलिए उसको रेक्टिफाई करेगी। और उसके लिए जो भी बदलाव की जरूरत हो, जो भी वहाँ परिवर्तन की जरूरत हो, स्वभाव में बदलाव की परिवर्तन हो, कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए क्या क्या करने होंगे, ये तमाम योजनाओं पे चर्चा होगी और उसको आगे लागू करने की कोशिश बीजेपी की करेगी। लेकिन फिलहाल जो बैठकें हो रही हैं वो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बैठकें चल रही हैं। सुमेरा, तो फिलहाल क्या है समस्या और उसे कैसे दुरुस्त किया जाए? फिलहाल डायग्नोसिस चल रहा है और उसके बाद फिर इलाज भी किया जाएगा, यानी क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी एक्शन होगा, क्योंकि जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं और उसके बाद आगे 2027 में चुनाव भी होंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो समस्या है उसे दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अमोद इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त, और ये बड़ी खबर आ रही है ओमान से। ओमान के पास जहाज से 13 भारतीय लापता हो गए हैं। MT फैल्कन प्रेस्टीज जहाज में 16 लोग सवार थे। जहाज पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। भारतीय नेवी और ओमान नेवी तलाश में जुटी हुई है इन भारतीयों की, क्योंकि जानकारी ये दी जा रही है कि इस जहाज से लगभग 13 भारतीय लापता हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस जहाज की। MT फैल्कन प्रेस्टीज जहाज है जिसमें 16 लोग सवार थे। इसमें से जो भारतीय हैं लगभग 13 भारतीय हैं जो लापता हुए हैं। 16 में से 13 जो भारतीय हैं वो लापता होने के बाद जहाज पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? शुरुआती तौर पर क्या पता लग रहा है कि आखिर क्या हुआ है, कहाँ गायब हुए हैं ये भारतीय? बिल्कुल, देखिए ओमान के तट पर जब ये जहाज पहुंचा था उसमें कुल 16 लोग थे, जिसमें से 13 भारतीय थे, 3 श्रीलंकाई मूल के शायद थे, और एक SOS कॉल आया था जिसमें उन्हें मदद की ज़रूरत थी और जिसके बाद ओमान की अथॉरिटी मदद के लिए पहुंची। लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी कि 14 जुलाई की घटना है और 3 दिन बीत चुके हैं। इन 3 दिन के दरमियान इन 13 भारतीयों का कोई पता ठिकाना नहीं लग पाया है। ओमान की नेवी सर्च ऑपरेशन चलाई रही थी मदद के लिए। इंडियन नेवी ने भी अपने 2 शिप को रवाना किया था। भारतीय नेवी के 2 जहाज भी उन इलाकों में तलाशी अभियान कर रही है। लेकिन 72 घंटे बीत गए हैं। 72 घंटे में ओमान के तट पर इस जहाज से पर सवार जो 13 भारतीय थे उनका कोई अब तक पता ठिकाना नहीं लग पाया है। तट पर मौजूद था ये जहाज जिस वक्त गायब हुए हैं भारतीय, यानी जब वहां पहुंचा तब तक वो लोग थे शिप पर और उसके बाद गायब हुए हैं?
ऐसा लग रहा है कि ये जहाज समंदर पे ही था, समंदर में ही कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से फिर इन लोगों ने SOS कॉल किया, इमरजेंसी संपर्क करने की कोशिश की, ओमान के अथॉरिटी से भी संपर्क करने की कोशिश की और ओमान की अथॉरिटी का कहना है कि हमने तत्काल मदद भेजा भी था, लेकिन उसके बाद से कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। और लगातार ओमान की अथॉरिटी के संपर्क में इंडियन एम्बेसी भी है। इंडियन एम्बेसी भी इस मामले में ओमान की सरकार से पूछ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक है और क्या कुछ जानकारी मिल पाती है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली और यही सबसे निराशाजनक बात है। की वजह बनी हुई है, लेकिन भारतीय नेवी भी, ओमान की नेवी भी, कोस्ट गार्ड भी, तमाम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले में नई जानकारी सामने आई है। FBI पर सबूतों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है। हमलावर के पास ट्रांसमीटर था, ये FBI को पता था। FBI पर आरोप लगाया कि ट्रांसमीटर मिलने की बात छिपाई गई, यानी तब जब उस हत्यारे के पास से जांच की गई तो उसके पास गन के अलावा एक ट्रांसमीटर भी था, ये कहा जा रहा है। और FBI ने ये जानकारी छिपाई, ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है जो FBI पर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला किया गया था, जो गोली चलाई गई थी, जिसमें उनको जान से मारने की कोशिश की गई, उसमें अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें FBI पर ही सबूतों की जानकारी छिपाने का आरोप लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि हमलावर के पास बंदूक के अलावा, गन के अलावा एक ट्रांसमीटर भी मौजूद था और ये FBI को पता था। FBI पर आरोप ये लग रहा है कि ट्रांसमीटर मिलने की बात उन्होंने छिपाई, यानी आगे उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी कि ट्रांसमीटर था उसके पास। अगर ट्रांसमीटर था तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं ट्रांसमीटर की, तो ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि उस व्यक्ति के पास जिसने ये हमला किया था, मैथ्यू के पास स्ट्रेट ट्रांसमीटर भी मौजूद था, लेकिन इसकी जानकारी FBI ने छिपा ली, आगे नहीं बताया गया। और इसकी वजह से वो तमाम थियरीज जिन पर लगातार हम भी बात करते रहे हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, उनको और बल मिलता है। हमारे साथ मनीष बने हुए हैं। मनीष, ट्रांसमीटर था उस व्यक्ति के पास, मैथ्यू के पास, और उसको छिपा लिया FBI ने, ये बड़ा और गंभीर आरोप है। और फिर वो तमाम थियरीज जिनकी बात हो रही है कि इसमें और ज्यादा कुछ है, सिर्फ इतना नहीं है कि एक व्यक्ति आया और उसने गोली चलाने की कोशिश की, क्या उस तरफ ये पूरा मामला जाता हुआ दिखाई देता है? किस तरह के आरोप लग रहे हैं और FBI की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ट्रांसमीटर की मौजूदगी दरअसल इस पूरे गोलीकांड की गुत्थी को और अधिक उलझा देने वाली है। इसका मतलब यह है कि हमलावर किसी से बात कर रहा था, हमलावर किसी के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था, हमलावर किसी के साथ लगातार संपर्क में था, तभी वो ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने के लिए अपने साथ लेकर आया था। तो आरोप यह है कि जिस वक्त हमलावर को स्नाइपर्स ने, सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने गोली मारी और उसके डेड बॉडीज के पास वहां पर उसके फोन के अलावा ट्रांसमीटर भी मौजूद था, लेकिन इस बात का FBI ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर जिक्र नहीं किया है, क्योंकि एक बार ट्रांसमीटर के होने की बात अगर FBI एक्सेप्ट करती है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको इस साजिश में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो भी इन्वेस्टिगेट करना होगा, जबकि अभी तक केवल शक की सुई FBI की नजर में सिंगल पर्सन पर जाती हुई दिखती थी। जी, और ये बड़ी जानकारी है और ये बहुत गंभीर आरोप है जो FBI पर लगा है। मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इजराइल और लेबनान के बीच किसी भी वक्त महायुद्ध का आगाज हो सकता है, क्योंकि लेबनान की तरफ से अब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हिजबुल्ला इजराइल पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर रहा है। जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जा रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकाने पर हवाई हमले कर रही है। बड़ी खबर इस मैदान से जुड़ी हुई, युद्ध के मैदान से ये कि ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, युद्ध हार रहा है इजराइल का। ईरान ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़त मिल रही है, ये बयान दिया गया ईरान की तरफ से। दावा ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री कारी ने दिया है। ये बड़ी बात ईरान की तरफ से कही गई है। कहा गया है कि इजराइल युद्ध हार रहा है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बल मिल रहा है, बढ़त मिल रही है। इस युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर, पिछले कुछ घंटों से इजराइल पर हमले जारी हैं। लेबनान से इजराइल पर ये हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला के निशाने पर IDF के बेस हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस हिजबुल्ला के निशाने पर हैं। मेरोन बेस पर हिजबुल्ला ने बमबारी की है। आयरन डोम ने लेबनान का हमला नाकाम किया, तो हमले लगातार हो रहे हैं। आयरन डोम हालांकि सक्रिय है और इन हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन ताबड़तोड़ देखिए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कितने रॉकेट एक साथ बरसाए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के बेसिस पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लेबनान से अभी इजराइल पर बड़ा हमला किया गया है। मेरोन में हिजबुल्ला ने रॉकेट अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन से भी हमला
हमला किया गया। आज ही मेरोन एयरबेस को बनाया था निशाना। तो बेस जो है, एयरबेस हैं या जो बेसेस हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के, वो निशाने पर हैं। इन बेसिस पर लगातार रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। आज ही मेरोन एयरबेस को निशाना बनाया गया था हिजबुल्लाह द्वारा। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल में ये बड़े हमले कर रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्स के जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के निशाने पर मेरोन बेस क्यों है, ये बड़ा सवाल है। लेबनान बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है ये बेस। उत्तरी मोर्चे पर सैन्य कमान और खुफिया केंद्र दोनों यहां पर मौजूद हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ ये बेस से लेबनान की निगरानी बेहद आसान है। लेबनान, सीरिया और तुर्की पर हमले में भी इस बेस से आसानी है। भूमध्य सागर से हमले का जवाब देने में ये बेस सक्षम है और इस बेस को ध्वस्त करना चाहता है हिजबुल्लाह। इसीलिए एक बड़ी जानकारी है कि 48 घंटे से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेबनान से नॉर्थ इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। 24 घंटे में इजराइल पर 150 मिसाइल दागी गई हैं। किरियत शिमोना गलीली में रॉकेट अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने 35 से 40 रॉकेट हमले किए हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिछले 48 घंटे में लगातार हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। अलग अलग बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। रॉकेट और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह करता हुआ आयरन डोम भी आपको दिख रहा है कि आयरन डोम किस तरह से नष्ट कर रहा है इन रॉकेट और मिसाइलों को। इस बीच हिजबुल्लाह के हमले का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागी 20 से ज्यादा मिसाइलें। इजराइल के किरियत शिमोना में भीषण तबाही हुई है। हमले में इजराइल को भारी नुकसान होने की खबर मिल रही है। इजरायली प्रशासन की लोगों से शेल्टर में रहने की अपील भी सामने आई है। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के किरियत शिमोना में भीषण तबाही हुई है। इसकी वजह से अब इजराइल की तरफ से इजरायली प्रशासन लोगों से शेल्टर में रहने की अपील कर रहा है। इजराइल वर्सेस लेबनान और दोनों के बीच चल रहा है बारूदी घमासान। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने 150 मिसाइल और 40 रॉकेट दागे हैं। इजराइल में ये हमले कहां हुए हैं वो बता देते हैं आपको। किरियत शिमोना, रामिम, गलीली, काबरी और मेरोन, इन इलाकों को निशाना बनाया गया है। जानने वाली जरूरी बात यह है कि रामिम सैन्य अड्डे के पास रॉकेट हमले के बाद आग लगी है। मेरोन में आईडीएफ के एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है और नुकसान पहुंचाया गया है। लेबनान पर लेकिन बहुत जल्दी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है इजराइल का। इसके संकेत वॉशिंगटन से मिले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा खत्म होते ही लेबनान में इजरायली फोर्सेज उतरने वाली हैं। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हिजबुल्लाह की डिफेंस लाइन लितानी को ध्वस्त करना। इसके लिए अमेरिका विशेष बंदोबस्त कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले बढ़ा दिए। पहली बार हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ता दिख रहा है और अब इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अरब में अब तक की सबसे बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड भी तैनात हो चुकी है। लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने इजरायली शहरों पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी है। इजराइल बॉर्डर से 11 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह ने लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है। इजरायली सेना लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के अंतिम चरण में है। अमेरिका से 2000 किलो के बम इजराइल पहुंचने वाले हैं।
ये सब तैयारी इजराइल को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह ने बारूदी वर्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बीती रात उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने बीती रात ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए और इन हमलों से किरियत शिमोना मैतुला इलाके में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा रॉकेट किरियत शिमोना इलाके में गिरे और इलाका धमाकों से दहल उठा। ये लेबनान सीमा से दागे गए रॉकेटों की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों की तीव्रता क्या थी। ये किरियत शिमोना पर हमले की दूसरी तस्वीर है। लेबनान इजराइल बॉर्डर के नजदीक से हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। इनमें से कुछ रॉकेट इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, लेकिन कुछ रॉकेट इजरायली जमीन पर गिरे और विनाश का बवंडर चलने लगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट किरियत शिमोना की एक फैक्ट्री पर गिरे और इस हमले से आग लग गई। बीती रात जैसे हमले इजराइल पर अब तक नहीं हुए थे और खास बात यह है कि इन हमलों को पूरी तरह रोकने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहे हैं। इसके पीछे है हिजबुल्लाह की रणनीति। हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर के पास लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है जो लेबनान में बहने वाली लितानी नदी से इजराइल बॉर्डर तक बनाया गया है। हिजबुल्लाह की इस सुरंग रणनीति की बदौलत ही इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी इसीलिए फेल हो रहे हैं। इजराइल का किरियत शिमोना लेबनान बॉर्डर से 1700 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह की सुरंगें बॉर्डर से 100 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह 1800 मीटर दूर से रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट 25 सेकंड में किरियत शिमोना पहुंच जाते हैं। आयरन डोम को रॉकेट ट्रेस और इंटरसेप्ट करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं तो इजरायली वायुसेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान के उस कस्बे में पहुंची जहां इजराइल का बम गिरा। हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है, लेकिन इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है। इजराइल के इस रुख के पीछे वजह है हथियारों और जवानों की कमी। गाजा की जंग में इजराइल के सैन्य वाहनों और टैंक बड़े पैमाने पर नष्ट हुए। इजराइल को गाजा में रिजर्व फोर्स भी उतारनी पड़ी। इस वक्त इजराइल के पास हथियार और जवानों की कमी है, इसीलिए जुलाई के अंत में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन के दौरे से पहले ही हथियार ट्रांसफर के संकेत दे दिए हैं।
बाइडेन ने कहा है कि ज़ायोनिस्ट होने के लिए आपको यहूदी होने की जरूरत नहीं है। इजराइल ही यहूदियों का सुरक्षित स्वर्ग है जो उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। बाइडेन का बयान का मतलब है कि इजराइल को हथियारों की बड़ी खेप देने के लिए अमेरिका तैयार है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका इजराइल को 2000 किलो के बम नहीं दे रहा था, लेकिन लेबनान जंग शुरू होते ही ये बम ट्रांसफर होने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका के 2000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम साइप्रस और जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इन्हें जल्द ही इजराइल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बंकर बस्टर बम मिलते ही इजराइल हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हमले शुरू कर देगा। इसके साथ ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इजराइल लेबनान की जंग तय मानी जा रही है और इसीलिए सट्टा बाजार भी गर्म है। पॉली मार्केट सट्टा बाजार में इजराइल लेबनान की जंग पर लोग पैसे लगा रहे हैं। इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, इसका भाव 56 सेंट है, और इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा, इसका भाव 43 सेंट है। इजराइल लेबनान की जंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है और ये तय माना जा रहा है कि जुलाई के अंत में इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजराइल ने बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, ये कहा है आईडीएफ ने। हिजबुल्लाह के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमले जरूर किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह द्वारा, लेकिन सभी हमलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है और कोई हताहत नहीं हुआ है। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में आईडीएफ ने भीषण अटैक किया है। दक्षिणी लेबनान के हौला और कफ्र किला और बानी हयाम में हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर बमबारी की गई। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर यह कि इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया। लेबनान के यारन शहर पर आईडीएफ ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह के काफिले पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर भी स्ट्राइक की गई है। इजरायल ने इस पर विध्वंसक हमला किया है और वेपन डिपो को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में 2 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। लेबनान के तबनत रोड पर इस हमले में मारे गए हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। जिस्र अल खरदली इलाके में ये स्ट्राइक की गई, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को मार गिराया गया। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से हिजबुल्लाह के 2 जो लड़ाके थे उन्हें मार गिराया गया। ये स्ट्राइक की गई इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। यहाँ से फिर एम्बुलेंस से बाकी तमाम लोगों को ले जाया गया, लेकिन ये एक आम सड़क है जहाँ पर आप बाकी ट्रैफिक भी देख सकते हैं, लेकिन इस बीच यहीं पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी मार गिराया गया है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले हैं, तो दूसरी ओर इजरायल जबरदस्त जवाबी पलटवार कर रहा है। दोनों तरफ से बारूदी वर्षा हो रही है। 200 मिसाइल हमले किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 100 रॉकेट अटैक किए गए हैं। महाविध्वंस की नई बिसात के तहत हिजबुल्लाह ये हमले कर रहा है और किस तरह का महाविध्वंस है वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ईरान के लेकिन कार्यवाहक विदेश मंत्री बकेरी कानी ने जो कहा है उससे साफ है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट के लिए कुछ खास प्लान मौजूद है। तो देखिए 2 बड़े दावे किए गए हैं कानी द्वारा। कानी ने एक इंटरव्यू दिया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहला दावा ये कि वेस्ट एशिया में इजरायल जंग हार रहा है और दूसरा दावा ये कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़त मिल रही है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के प्रॉक्सी गुटों का एक समूह है जो ईरान के इशारों पर खून की नदियां बहाने से पीछे नहीं हटता। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में जो देश शामिल हैं उनमें इराक, लेबनान, सीरिया और यमन शामिल हैं। साथ ही चीन और रूस को अपना अच्छा दोस्त जताते हुए भी संदेश देने की कोशिश की गई है।
लेकिन ईरान के पास अमेरिका भी ड्रिल कर रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईगल पार्टनर 2024 नाम से ये एक्सरसाइज की जा रही है। आर्मेनिया के येरेवन में साझा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। देखिए, आर्मेनिया के येरेवन में ये साझा अभ्यास किया जा रहा है। ईगल पार्टनर 2024 नाम से ये एक्सरसाइज है। ईगल पार्टनर 2024 ईरान के पास अमेरिका की ये ड्रिल ईगल पार्टनर 2024 के नाम से की जा रही है। यानी ईरान को भी एक बड़ा संकेत, आर्मेनिया के येरेवन में ये साझा सैन्य अभ्यास हो रहा है। इस बीच अल-कुद्स के लड़ाकों का एक वीडियो सामने आया है। हमला करते दिखे अल-कुद्स के लड़ाके। ईरान का प्रॉक्सी संगठन है अल-कुद्स। गाजा का युद्ध हमास और इजराइल के बीच है, लेकिन इसमें एक सीधी पार्टी है, फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतह मूवमेंट। गाजा से फिलिस्तीन अथॉरिटी का अंत करने के लिए ही इजराइल ने हमास को खड़ा किया था। अब सवाल यही है कि इजराइल के सीज फायर के बाद गाजा किसके नियंत्रण में होगा। गाजा की जंग का समाधान अभी तक नहीं निकला। गाजा पर बमबारी जारी है और युद्ध विराम का आसार दूर दूर तक नहीं है। अभी जब इजराइल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव तक फाइनल नहीं हुआ है, जब यह भी तय नहीं है कि सीज फायर के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, उससे पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गाजा पर फोकस शिफ्ट हो चुका है। ईरान मीडिया की यह रिपोर्ट दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके मायने गहरे हैं। दरअसल चीन की पहल पर हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी की मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है। मीटिंग चीन के विदेश मंत्रालय ने फिक्स कराई है, जबकि हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच पुराने मतभेद हैं। साल 2000 की शुरुआत से ही फिलिस्तीन अथॉरिटी और हमास के बीच विवाद शुरू हो गया था। इजराइल गाजा से फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतेह के शासन का अंत चाहता था और हमास को गाजा में बढ़ावा दे रहा था। नवंबर 2004 में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति यासर अराफात की मौत हो गई। साल 2005 से हमास और फतेह के बीच गाजा शासन को लेकर विवाद शुरू हो गया। 25 जनवरी 2006 को गाजा चुनाव में हमास की जीत हुई। इसके बाद हमास और फतेह के बीच जंग शुरू हो गई। 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन अथॉरिटी का शासन वेस्ट बैंक तक सीमित रह गया। गाजा की जंग शुरू होने के बाद भी फतेह और हमास के बीच ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। अब चीन इस विवाद को सुलझाने के लिए सामने आया है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि गाजा का युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन चीन भविष्य की योजना बनाने लगा है। चीन चाहता है कि युद्ध विराम के बाद हमास फतेह के बीच मतभेद ना हो, गाजा नियंत्रण के मुद्दे पर दोनों के बीच तकरार ना हो। इसकी एक वजह है हमास का कमांडर मोहम्मद दाइफ। मोहम्मद दाइफ की पत्नी चीन मूल की है और चीन की एजेंट है। इस सुलह में मोहम्मद दाइफ की पत्नी की सक्रिय भूमिका है। चीन चाहता है कि जंग रुकने के बाद गाजा का नियंत्रण हमास और फतेह दोनों के हाथ में रहे। इसके पीछे वजह है कि चीन भूमध्य सागर से जुड़े गाजा पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण चाहता है। अगर गाजा में हमास फतेह की साझा सरकार बनी तो चीन अपना प्रभाव बढ़ाएगा। गाजा पुनर्निर्माण के नाम पर चीन गाजा में बड़ा निवेश करेगा। इसके साथ ही अमेरिका के अहम सहयोगी इजराइल के नजदीक सैन्य बेस बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही गाजा मरीन तेल और गैस भंडार पर भी चीन कब्जा जमाने की योजना बना चुका है। इसीलिए धरती के सबसे बड़े भूमाफिया जिनपिंग की नजर गाजा पर है और वो हमास फतेह के बीच सुलह कराने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पुलिस ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल में ईरान के जासूस मौजूद हैं। कहा है जासूसों के जरिए ईरान का मिशन जारी है और ये बड़ा दावा है जो इजराइल द्वारा किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान के जासूस इजराइल में मौजूद हैं और उनके जरिए जासूसी कर रहा है ईरान को उनके जरिए फायदा पहुंच रहा है।
युद्ध के मैदान में उन तक इजराइल में मौजूद जासूस ईरान के जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई क्या जानकारी हमारे पास है आपको बता दें। खबर दरअसल ये है कि 3 इजरायली नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ईरानी खुफिया विभाग के लिए ये काम कर रहे थे। उन पर शक ये है कि ईरान के लिए इजराइल की ये जासूसी कर रहे थे। सबूत मिले हैं और इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईरानी एजेंट से चैट और मनी ट्रेल मिला है जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जासूसों को पकड़ने का ऑपरेशन चलाया गया इजराइल द्वारा। पुलिस और शिन बेट ने ऑपरेशन चलाया और उसके बाद इन 3 इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के जासूसी प्लान पर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। नौकरी और पैसों का लालच देकर जासूसी कराई जा रही थी ईरान द्वारा, यह कहना है इजरायली फोर्सेस का। इजरायली पुलिस और शिन बेट ने बड़ा दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल ईरान नौकरी और पैसों का लालच देकर इजरायली लोगों से ये जासूसी करा रहा था। ये जानकारी सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल में बड़ा मिशन चला रहा है ईरान, क्योंकि कल खबर आई कि मिस्र से कुछ संदिग्ध आतंकी भी इजराइल में घुसे हैं और अब ये जासूसी वाली जानकारी सामने आ गई है। आखिर पूरा खेल क्या है? युद्ध के बीच जासूसी का ये एंगल अचानक से सामने कैसे आया है? इजराइल के भीतर ईरान किस तरह से ये जासूसी करा रहा है? ईरान के सीक्रेट प्लान पर कई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं इजराइल से, इजराइल की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं। इजराइल पुलिस ने दावा किया है कि इजरायली नागरिकों से जासूसी करा रहा है ईरान। नौकरी और पैसों का लालच देकर जासूसी कराई जा रही है। टेलीग्राम जैसे सोशल साइट से नेटवर्किंग की जाती है, यानी उसके जरिए लोगों को जोड़ा जाता है। जॉब साइट्स के जरिए भी झांसे में लिया जा रहा है इजरायली लोगों को। क्रिप्टो करेंसी में एजेंट्स को भुगतान किया जा रहा है, यानी सब कुछ इंटरनेट की दुनिया में चल रहा है। और अब बात देश की। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है ये फैसला। 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम तरह की दलीलें सामने रखी गई। तमाम दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि 29 जुलाई को इस पर फैसला आएगा। केजरीवाल की जमानत के मामले पर यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। यहां पर सुनवाई चल रही थी। सीबीआई मामले में जमानत और गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ हुआ? आज कोर्ट में दलीलें दी गई और अब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, यानी अगली तारीख अब 29 को होगा, फैसला सामने आएगा। अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2 बातें लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। पहली ये कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से इंश्योरेंस अरेस्ट था। इसे सरल भाषा में समझे तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना था, ये उनके वकील की दलील है। ईडी मामले में उनको जमानत मिली तो जेल में रखा जा सके, इसीलिए उनकी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की गई। ये कहा गया, अवैध गिरफ्तारी बताई गई, फिर उसमें जमानत मांगी गई। और ये भी कहा उनके वकील ने कि जब तक जमानत पर फैसला नहीं हो जाता है रेगुलर बेल पे, तब तक अंतरिम जमानत दीजिए। तो ऐसे में जो सीबीआई के वकील है उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मसले पर तो उन्होंने बहस की, लेकिन उन्होंने कहा कि सीधे हाईकोर्ट आए हैं बेल के लिए, जबकि चार्जशीट है वो ट्रायल कोर्ट के सामने है, तो जमानत के लिए सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट यानी कि राउजनी कोर्ट के सामने जाना चाहिए और उसके बाद यहाँ आना चाहिए। तो इस पर अभिषेक जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आप इस फैसले को सुन लीजिए, मेरिट देख लीजिए, उसके बाद पे फैसला सुरक्षित रख सकते हैं। तो और जब तक इस पे जमानत फैसला नहीं आता तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। तो इस मामले में जो अरेस्ट की चैलेंजिंग का मामला है, साथ में जो अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, इसके लिए अलग से तारीख आएगी। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर बता दिया कि 5 से 7 दिन जो है उनको लग सकते हैं फैसला लिखने में। दूसरी तरफ जो रेगुलर बेल का मामला है यानी कि नियत जमानत का, उसमें 29 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी, ये साफ कर दिया गया। लेकिन फिलहाल के लिए देखें तो अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के। उसके बाद वो जेल में थे और फिलहाल अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तो उनको राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी जो मामला है अब 29 जुलाई के लिए टल गया है, यानी कि ये साफ है कि अगले 12-13 दिन कम से कम अरविंद केजरीवाल को जो है अब तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना होगा। फिलहाल यहाँ से
उन्हें राहत नहीं मिली है और 29 जुलाई तक क्योंकि मामला टल गया है तो लगभग 11-12 दिन अभी और अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा और उसके बाद उनको क्या राहत मिल सकती है या नहीं वो जानकारी निकलकर सामने आएगी तब, जबकि कोर्ट अपने फैसले को सुनाएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।